दोस्तों, चीन की करेंसी युआन पिछले कुछ वक्त में डॉलर के मुताबिक गिरना शुरू हो गई है। जी हाँ, युआन जिसे डॉलर के रूप में कई पार्टीज देख रही थी, अब उनका भी भरोसा धीरे धीरे युआन से हटता जा रहा है और इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह गिनाई जा रही है। आखिर क्यों हो गई है चीन की करेंसी वीक और इससे चाइनीज मार्केट और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बस आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप बहुत से समय से चीन की इकोनॉमी को फॉलो करते आ रहे हैं तो शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि डॉलर के मुताबिक युआन का गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुद चाइनीज गवर्नमेंट जानबूझकर युआन की वैल्यू को डॉलर के मुकाबले आर्टिफिशियली कम कर देती है ताकि उनके एक्सपोर्ट बढ़ सके। ये बात भी सही है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। सबसे पहले तो युआन के बारे में ही समझने की कोशिश करते हैं। 1980 तक चीन ने अपने मार्केट्स बाकी दुनिया के लिए खोले नहीं थे। इस वजह से उन्होंने अपनी करेंसी को भी ओवर वैल्यू कर रखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय चीन एक एक्सपोर्ट पावर हाउस नहीं बना था और इनपुट पर ज्यादा निर्भर रहता था। एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के कारण उनकी परचेस पावर बढ़ जाती थी और वो ज्यादा सामान इंपोर्ट कर पाते थे। लेकिन 80 के दशक में चीन में बदलाव आना शुरू हो गया और धीरे धीरे चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील होने लगा। तब समस्या ये थी कि अगर युआन इसी तरह ओवरवैल्यूड रहता है तो कोई भी देश चीन के डॉलर के मुकाबले सामान नहीं खरीदता, क्योंकि वो सामान उन्हें महंगा पड़ता है। उस समय $1 का रेट करीब 1.6 युआन था। ऐसे चीन के सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी PBC अपनी करेंसी को डिवैल्यूड करना शुरू किया और 1994 तक $1 करीब 5.8 युआन हो गया था। 94 के बाद तो चीन ने और भी तेजी से अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना शुरू किया और अचानक $1 का रेट 8.3 युआन के करीब चला गया। दरअसल इस समय चीन ने एक एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहा था, यानी कि BPC ये डिसाइड कर रहा था कि युआन की वैल्यू क्या होगी, जिस वजह से वो यहाँ डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद 1995 से 2005 तक चीन ने अपनी करेंसी को 20% के दर से एक बार फिर डिवैल्यू किया और आखिरकार उन्होंने फिक्स पैक सिस्टम को बदल ही दिया और युआन को एक मेजर फ्लैट सिस्टम की तरफ पुश कर दिया, यानी कि अब मार्केट ये डिसाइड करेगा कि युआन का रेट क्या होगा। लेकिन चीन ने इसके बीच इतनी तरक्की की थी कि अगर पूरी तरह से युआन को फ्री भी छोड़ दिया जाता है तो इनकी इकोनॉमी की क्राइसिस के कारण उनकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाती, लेकिन इससे उनके एक्सपोर्ट कम हो जाते। यही वजह थी कि दोस्तों उन्होंने युआन को सिर्फ कुछ % के पॉइंट्स के बीच में ही अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होने दिया, जिससे उनकी वैल्यू कभी ज्यादा कम ना हो और न ही बहुत ज्यादा हो पाए। चीन ने अपने युआन को अपनी वैल्यू से 2% राइज या फॉल होने की छूट दी थी, जिससे युआन में भी एक एक्सेसिबिलिटी आ गई थी। तो एक तरह से देखा तो हिस्ट्रिकली चीन की कोशिश हमेशा से ही ये रहती है कि युआन डॉलर के मुकाबले कमजोर ही रहे, लेकिन इस बार ये बाजी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि आज जो युआन के वैल्यू में डिक्लाइन आया है वो चीन ने प्लान नहीं किया था, बल्कि उसके पीछे कुछ ठोस कारण है। दरअसल इस साल की शुरुआत में $1 की वैल्यू 7 युआन थी, लेकिन जून के अंत तक ये वैल्यू 7.2 युआन पर डॉलर पहुंच गई थी। जी हाँ दोस्तों, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से युआन का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इसके पीछे जो पहला कारण बताया जाता है वो है चीन की इकोनॉमी की हालत। इस समय चीन की इकोनॉमी कई अलग अलग चैलेंज से गुजर रही है। लॉकडाउन के बाद से ऐसा लगा था चीन को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो तेजी से कर रहा है। उसका रियल एस्टेट मार्केट फिर से पॉजिटिव हो गया था, चाइनीज के एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ गए थे और इस साल के पहले क्वार्टर तक चीन की ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई थी। इस साल के पहले क्वार्टर में वो 4.5% के दर से बढ़ रहे थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग है। दरअसल इस समय चीन में अनपॉजिटिव रेट 20% पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, और साथ ही वहाँ पर लोग ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में आई इस मंदी की वजह से वहाँ की फैक्ट्रीज भी अब कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है और इसके साथ साथ चीन के एक्सपोर्ट भी अब गिरने शुरू हो गए हैं। इन सब के पीछे बहुत सी पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स वजह है, लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि चीन के एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक 7.5% तक गिर गए हैं। इस समय चीन में कोई भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता और यही से एक बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। अगर लोग मार्केट में पैसा खर्च नहीं करेंगे तो मंदी आ जाएगी और मंदी से बचने के लिए चीन के बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं ताकि लोग सस्ते दरों पर लोन ले सके और फिर इस पैसे को खर्च करके एक बार फिर से इकोनॉमी रिस्टार्ट करने की कोशिश कर सके। और इसका इम्पैक्ट उनकी करेंसी पर पड़ा है और इन्वेस्टर ने अपनी युआन पर होप खो दी है और वो उसे काफी भारी मात्रा में भी बेचने लगे हैं। जहाँ इससे उनकी करेंसी की वैल्यू डाउन जा रही है, क्योंकि अब वो काफी अनरिलायबल हो गए हैं। जहाँ चीन अपनी एक लो डोमेस्टिक डिमांड के कारण इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा था, वही दूसरी तरफ अमेरिका में भी रिप्लेसमेंट के कारण सभी चीजें महंगी होने लगी थी और जब भी किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। यूएस के फेडरल रिजर्व ने भी ऐसा ही किया। इससे हुआ यूं कि अगर इन्वेस्टर अपना पैसा यूएस के ट्रेजरी बॉटम में रखते हैं तो उन्हें इसके बदले में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता था और इस मौके का फायदा उठाने के लिए सभी लोगों ने युआन बेचकर डॉलर या डॉलर बाउंड्स खरीद
भेजना शुरू कर दिए और डॉलर मजबूत होने लगा। इस समय युआन की जो हालत है दोस्तों, इस समय डॉलर का मजबूत होना और उनके डोमेस्टिक मार्केट की प्रॉब्लम्स दोनों ही बड़ी दशा ये है। इसका एक बुरा असर वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट पर भी पड़ा है, जो कि उनकी जीडीपी में 30% का कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ज्यादातर चाइनीज रियल एस्टेट कंपनीज ने लोन ले रखे हैं और डॉलर्स में लिए हुए हैं और इस समय युआन के मुकाबले डॉलर मजबूत होता जा रहा है। इस वजह से लोगों को अपने लोन चुकाने के लिए अब ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिसमें रियल एस्टेट मार्केट को भी एक क्राइसिस में डाल रखा है। जिनके रियल एस्टेट मार्केट में पहले से ही लोन के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जो कि 2020 और 2021 में सामने आ चुके हैं और इस समय भी बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है, जिनके लिए रिव्यू सबसे बुरे वक्त पर आया है और इसके बहुत से कारण है। जहाँ सबसे पहला कारण तो यही है कि चीन के पॉलिटिक्स के कारण बहुत सी कंपनीज और बहुत से देश चीन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए चीन पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये ट्रेड अगर आगे भी कंटिन्यू करेगा तो चीन के एक्सपोर्ट और भी कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर में डेबिट के प्रॉब्लम्स है, उससे बहुत से इन्वेस्टर भी अब चीन से भरोसा खो रहे हैं और अपना पैसा जल्द से जल्द निकालने में लगे हुए हैं। तीसरा बड़ा कारण ये है कि इस समय चीन एक ट्रांजैक्शन फेज में है। चीन ने पिछले 30 सालों में जो ग्रोथ की है उसका एक बड़ा कारण एक्सपोर्ट रहे है, लेकिन इस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को खतरे में डाल भी रहे थे, क्योंकि अगर किसी दिन एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो वो परेशानी में आ जाएंगे। इसके मुकाबले अगर हम यूएस जैसे देशों को देखेंगे तो उनकी जीडीपी में एक्सपोर्ट नहीं बल्कि डोमेस्टिक कंजप्शन एक बड़ा रोल प्ले करती है, यानी कि उनकी यहाँ इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड है कि अमेरिकन कंपनी अपने यहाँ के लोगों को प्रोडक्ट्स बेचकर ही सस्टेन कर सकती है। यही मॉडल चीन भी फॉलो कराना चाहता था और इस वजह से अब अचानक से डोमेस्टिक कंजप्शन और करेंसी का गिरना उनके लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके कई जियो इनपॉलिटिक इम्प्रोगेशंस हो सकते हैं। जहाँ चीन को अब ये समझ में आ रहा है कि बीते कुछ सालों में जिस तरह एग्रेसिव होकर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहे हैं, उससे उनके सबसे बड़े कस्टमर्स यूएस और यूरोप के उनसे दूर करना शुरू कर दिए हैं और बाकी देश भी अब चीन से दूर हो रहे हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो दोस्तों चीन के पास अपना सामान बेचने के लिए बहुत से कम देश रह जाएंगे, जो उनके एक्सपोर्ट को काफी हट करेगा। मुमकिन है दोस्तों इन सबसे सबक लेकर अब एक नन और नॉन कंपैरिजन ऑपरेशन लाने की कोशिश करेगा, कम से कम तब तक जब तक उसका डोमेस्टिक मार्केट इकोनॉमी को पूरी तरह से सस्टेन ना कर पाए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, हम चीन के एंड साइंस को देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि हर बार की तरह इस बार चीन इससे बाउंस बैक करके दुनिया को एक बार फिर से हैरान कर देगा? आपकी जो भी राय है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा।